हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम। क्योंकि ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीय जनता को संतुष्ट करने के लिए सन 1861, 1892, 1909, 1919 और 1935 में कानून पास किए गए, लेकिन ये सुधार भारतीय जनता को कभी संतुष्ट नहीं कर सके। लास्ट वीडियो में हमने 1919 का भारत शासन अधिनियम पढ़ा था, तो उसमें क्या क्या प्रावधान थे उनके बारे में अध्ययन किया। और 1935 का भारतीय शासन अधिनियम भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत भी रहा है, क्योंकि भारत के वर्तमान संविधान की विषय सामग्री और भाषा पर इस अधिनियम का प्रभाव स्पष्टतः देखा जा सकता है। संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन और राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों के संबंध में व्यवस्था 1935 के अधिनियम जैसी ही है। 1935 का भारतीय शासन अधिनियम में जो जो प्रावधान किए गए थे उनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, वन बाय वन। जैसे पहला पॉइंट कहता है कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के अतिरिक्त देशी नरेशों के राज्य भी सम्मिलित होंगे। यानी इस अधिनियम के तहत देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाया जाएगा। प्रांतों को स्वशासन का अधिकार दिया जाएगा और शासन के समस्त विषयों को 3 भागों में बांटा जाएगा। जैसे संघीय विषय जो केंद्र के अधीन रहेंगे, प्रांतीय विषय जो पूर्णतः प्रांतों के अधीन, और समवर्ती विषय जो केंद्र और प्रांतों के अधीन रहेंगे, जिसमें दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। परंतु ये निश्चित किया गया कि केंद्र और प्रांतों में विरोध होने पर केंद्र का ही कानून मान्य होगा। प्रांतीय विषयों में प्रांतों को स्वशासन का अधिकार था और प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी, अर्थात गवर्नर व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी रहेगा और भारतीय मंत्रियों की सलाह से कार्य करेगा। और इसी कारण से यह कहा जाता है कि इस कानून द्वारा प्रांतीय स्वशासन की स्थापना की गई थी। और केंद्र या राज्य सरकार के लिए द्वैत शासन की व्यवस्था की गई, जैसा कि 1919 ईस्वी के कानून के अंतर्गत प्रांतों में किया गया था। और भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई, बर्मा और अदन को भारत के शासन से अलग कर दिया गया, सिंध और उड़ीसा के 2 नवीन प्रांत बनाए गए और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को गवर्नरों के अधीन रखा गया। गवर्नर जनरल और गवर्नरों को कुछ विशेष दायित्व, जैसे भारत में अंग्रेजी राज्य की सुरक्षा, शांति, ब्रिटिश सम्राट और देशी नरेशों के सम्मान की रक्षा, विदेशी आक्रमण से रक्षा आदि कई प्रावधान किए गए थे। और इस प्रकार 1935 का भारत शासन अधिनियम भारतीय संविधान का एक आधार स्तंभ बना। नेक्स्ट पॉइंट है, इस कानून के द्वारा निर्वाचन में सांप्रदायिक प्रणाली का भी उपयोग किया गया, परंतु केंद्र और प्रांत दोनों के लिए मत देने की योग्यता में कमी कर दी गई। इसके परिणाम स्वरूप मतदाता की संख्या बढ़कर 13% हो गई, जबकि 1919 ईस्वी के कानून के अंतर्गत यह केवल 3% थी। और भारत के नवीन संविधान की रूपरेखा का निर्माण इसी कानून से माना गया है। यानी 1935 का भारत शासन अधिनियम की जितने भी प्रावधान हैं वो लगभग सब 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। और मुख्य उपबंध की बात करें तो इसमें 451 धाराएं थी, 15 परिशिष्ट थे और इसी कारण ये बहुत लंबा व जटिल संविधान भी माना गया। इसका लंबा व पेचीदा होने का मूल कारण ये था कि एक और तो भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता के कारण भारत के लोगों को सत्ता का पर्याप्त हस्तांतरण आवश्यक हो गया था, क्योंकि चारों तरफ राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे। तो ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि लोगों को संतुष्ट किया जाए और इसी कारण कुछ अधिकार उन्हें प्रदान किए जाए। और इसी कारण 1935 के भारत शासन अधिनियम में
सत्ता का हस्तांतरण किया गया। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार शक्ति हस्तांतरण के साथ साथ अपने हितों की रक्षा की पूरी व्यवस्था कर लेना चाहती थी। इस अधिनियम के लिए निम्नलिखित मसौदों की सहायता ली गई थी। यानी इस अधिनियम को बनाने के लिए पहले खूब विचार विमर्श किया गया था और अलग अलग अधिकारियों ने अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत की, जिसमें साइमन आयोग रिपोर्ट महत्वपूर्ण मानी जाती है। और इसके अलावा सर्वदलीय कांग्रेस नेहरू समिति रिपोर्ट और जिन्ना का 14 सूत्री कार्यक्रम, तीनों गोलमेज सम्मेलन जो कि उनमें वाद विवाद हुए थे, श्वेत पत्र, संयुक्त प्रवर समिति रिपोर्ट और लॉथियन रिपोर्ट, जिसमें चुनाव संबंधी प्रावधानों का विवरण था। इस अधिनियम के 3 प्रमुख अंग थे, जैसे अखिल भारतीय संघ, संरक्षणों सहित उत्तरदायी सरकार और भिन्न भिन्न सांप्रदायिक तथा अन्य वर्गों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व को लेकर इन्होंने विचार विमर्श किया था। और ऑल ओवर मूल्यांकन की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम के संबंध में कहा था कि यह अधिनियम दासता का घोषणा पत्र है। वस्तुतः यह एक ऐसा अधिनियम था जिसने भारतीयों को शक्ति देने के बदले संपूर्ण शक्ति अंग्रेजों के हाथ में ही रखी। इसमें प्रस्तावित संघ की रूपरेखा ऐसी बनाई गई कि किसी भी प्रकार का वास्तविक विकास असंभव हो जाए। यानी केवल ये एकमात्र मसौदा था जिसे तैयार किया गया था, लेकिन शक्तियों का हस्तांतरण कभी नहीं किया गया। 1935 के अधिनियम में जिस अखिल भारतीय संघ के सभी आधारभूत लक्षण जैसे शक्तियों का विभाजन, लिखित और कठोर संविधान, निष्पक्ष न्यायिक सत्ता की स्थापना विद्यमान थे, लेकिन इसके साथ ही इसमें कुछ ऐसे गंभीर दोष थे जिसके कारण यह स्वीकार्य नहीं हो सकता था। संघ में आकार, जनसंख्या, महत्व और राजनीतिक प्रणाली की दृष्टि से नितांत भिन्न भिन्न प्रकार की इकाइयों के मेल का प्रयत्न किया गया। यानी 1935 के अधिनियम में प्रावधान तो खूब अच्छे रखे गए थे, लेकिन उन प्रावधानों को हस्तांतरित नहीं किया गया था। इसी कारण जवाहरलाल नेहरू ने इसे दासता का घोषणा पत्र कहा। और इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू ने इसे अनैच्छिक, अप्रजातांत्रिक और अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा दी और अनेक ब्रेकों वाली मगर इंजन रहित मशीन की संज्ञा दी। यानी इसमें अनेक ब्रेक तो है लेकिन इसमें इंजन नहीं है, तो इंजन के बिना तो कैसे कोई गाड़ी चलेगी। और इसी प्रकार ये 1935 का संविधान था जिससे कोई भी विकास संभव नहीं हुआ। और बंगाल के मुख्यमंत्री फजल उल हक ने कहा कि न तो यह हिंदू राज है और न ही ये मुस्लिम राज है। मिस्टर एटली ने ठीक ही कहा था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारत के भविष्य की राजनीतिक प्रगति का कोई कार्यक्रम नहीं है। यानी इस अधिनियम ने अंग्रेजों ने केवल अपने हितों की रक्षा की और शक्तियों के हस्तांतरण की अगर बात करें तो उन्होंने शक्तियों को कभी भी हस्तांतरित नहीं किया था जब तक कि भारत छोड़ो आंदोलन नहीं हुआ। और इसके प्रावधान तो सभी अच्छे थे लेकिन उन्हें हस्तांतरित नहीं किया गया था। और इन प्रावधानों को आगे चलकर भारतीय संविधान का आधार स्तंभ बनाया गया था और वर्तमान में इसी के आधार पर हमारा भारत शासन अधिनियम चल रहा है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।